नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ RKG में। दोस्तों, आज से हम एक प्रसिद्ध नाटक जिसका नाम है चंद्रगुप्त, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की एक अमर कृति है, जो कि हिंदी साहित्य में बहुत ही विख्यात है तथा साथ ही UGC नेट के सिलेबस में अंकित है, जिसमें इसके पूछे जाने की संभावना लगभग 50% होती है। तो इसका हम वृहद कथासार लेकर आपके समक्ष आए हैं। जितने अंक में और जितने दृश्यों में यह नाटक विभाजित है, उन सभी का हम कथासार देखेंगे। तो दोस्तों, यह जो नाटक है बहुत ही क्लिष्ट प्रतीत होता है पढ़ने से और सभी के समझ में नहीं आ पाता। तो मैंने बहुत ही कठिन प्रयास से मेहनत करके इसको आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर आपको यह समझ आ जाए तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। चलो दोस्तों, हम अब पढ़ना चालू करते हैं चंद्रगुप्त नाटक का कथासार। आप सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन सन 1931 ईस्वी में हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक के कथासार को जानने से पहले आपको एक बार फिर से इसके नायक और इसकी नायिका कौन है, साथ ही इनके कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं, उन सभी की जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में आप अच्छे से इस नाटक को समझ नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं। नाटक, इस चंद्रगुप्त नाटक में नायक है चंद्रगुप्त और नाटक की नायिका है कार्नेलिया। जैसा कि प्रतीत होता है चंद्रगुप्त के नाम से ही यह नाटक है, तो चंद्रगुप्त इसका नायक हुआ और इसकी नायिका है कार्नेलिया। पात्रों को देख लेते हैं। तो पात्रों में है गांधार नरेश। गांधार नरेश ही यहाँ पे आया है, नाम नहीं है, और जो है वह आंभिक का पिता है। आंभिक कौन है? आंभिक जो है गांधार नरेश के पुत्र हैं, और गांधार एक राज्य है जिसकी राजधानी है तक्षशिला। तो तक्षशिला का राजकुमार कहा गया है आंभिक को। इसके बाद आते हैं अन्य पात्र हैं अलका। तो आंभिक की बहन रहती है अलका, और आंभिक की बहन है तो गांधार नरेश की पुत्री हुई। इसके बाद आते हैं पर्वतेश्वर, जिसको पुरु के नाम से भी जाना जाता है। यह जो पर्वतेश्वर होता है यह पंचनद नरेश है। पंचनद अर्थात पंजाब का पुराना नाम पंचनद है, जहाँ पे 5 नदियाँ आकर मिलती है। तो ये पंजाब के राजा रहते हैं। इसके बाद आते हैं चाणक्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम ही विष्णुगुप्त है। दोस्तों, चाणक्य के पिता का नाम चणक रहता है, जिसके कारण उसका नाम चाणक्य पड़ा। लेकिन चणक, इसके पिता का उल्लेख चणक नाम से यहाँ पे नहीं हुआ है। इनके पिता का नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो चाणक्य जो रहता है वह तक्षशिला अर्थात गांधार की राजधानी तक्षशिला के गुरुकुल में शिक्षक का कार्य करता है, और यह चंद्रगुप्त का गुरु भी रहता है। इसके बाद आते हैं शकटार। शकटार जो है दोस्तों, वह मगध राज्य का पूर्व मंत्री है और चाणक्य के पिता का मित्र रहता है शकटार। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त, जो कि इस नाटक का नायक है। चंद्रगुप्त जो है पिप्पली कानन, जो कि मगध राज्य में पड़ता है, यहाँ के पूर्व मौर्य सेनापति का पुत्र रहता है। पूर्व मौर्य सेनापति मतलब पहले वह मौर्य सेनापति रहता है, लेकिन अब नहीं है। ठीक है। यहाँ पे इस नाटक में मौर्य सेनापति के नाम से उल्लेख हुआ है, जिसमें हम समझेंगे कि वो कौन है, चंद्रगुप्त के पिता हैं, और मौर्य पत्नी के नाम से नाम आया है, जो चंद्रगुप्त की माता है। यहाँ पे
चंद्रगुप्त के पिता और माता का नाम नहीं दिया है, उनका उल्लेख इसी तरह से किया गया है। इसके बाद आते हैं नागदत्त। नागदत्त जो है वह चंद्रगुप्त का एक सेनापति रहता है। इसके बाद आते हैं नंद, जिसका नाम धनानंद है। धनानंद जो रहता है दोस्तों, वो नंद वंश का आखिरी शासक रहता है और इसके बाद सम्राट चंद्रगुप्त का शासन हो जाता है। तो नंद जो रहता है वह मगध का सम्राट है और बौद्ध धर्म का अनुयायी है। ये ब्राह्मण धर्म के कट्टर विरोधी रहते हैं और ये नंद वंश के अंतिम सम्राट भी हैं। इसके बाद एक पात्र है कल्याणी। कल्याणी जो है वह मगध की राजकुमारी है, अर्थात सम्राट नंद की पुत्री है। नीला और लीला ये जो हैं कल्याणी की सखी रहती है। उसके बाद आते हैं राक्षस। राक्षस नाम में जो व्यक्ति है वह नंद का एक सहायक मंत्री रहता है, जिसको अमात्य के नाम से जाना गया है। तो अमात्य अर्थात मंत्री, तो राक्षस जो है नंद का सहायक मंत्री है। उसके बाद है देवबल। देवबल जो है वह नंद का एक मंत्री है। इसके बाद अन्य पात्र हैं सुवासिनी। सुवासिनी जो रहती है दोस्तों वह शकटार की कन्या है। अब शकटार कौन है? शकटार जो रहता है वो चाणक्य के पिता का मित्र रहता है, ठीक है। और सुवासिनी जो है वह नंद के दरबार में नर्तकी का कार्य करती है, मुख्य नर्तकी का कार्य करती है। साथ ही राक्षस की प्रेमिका है। अभी हमने राक्षस को देखा कि जो राक्षस है वह सम्राट नंद का अमात्य है और सुवासिनी राक्षस की प्रेमिका है। इसके बाद देखते हैं वररुचि। वररुचि का एक अन्य नाम यहाँ पे आया है, वह है कात्यायन। तो वररुचि जो है वह सम्राट नंद का वरिष्ठ मंत्री रहता है और साथ ही व्याकरणकार भी रहता है। व्याकरणकार वह होता है दोस्तों जो व्याकरण लिखता है, भाषा का व्याकरण का जो विद्वान रहता है उसको हम व्याकरण कहते हैं। इसके बाद आते हैं सिंहरण। सिंहरण जो है वह मालवा का राजकुमार है और मालविका वह है सिंधु देश की राजकुमारी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर भी कहा गया है, लेकिन मुख्य रूप से सिकंदर के नाम से इस नाटक में यह आया है। तो सिकंदर जो है यह यवन या यूनानी, जिसे हम ग्रीक भी कहते हैं, तो ये ग्रीक विजेता राजा है, ग्रीक राज्य के विजेता राजा है, जो कि भारत को जीतने के लिए भारत पर आक्रमण करता है। उसके बाद देखते हैं सिल्यूकस या सेल्यूकस। तो ये जो सिल्यूकस या सेल्यूकस है, दोनों नाम आया है इसमें। ये जो रहता है वह सिकंदर का प्रतिनिधि रहता है, अर्थात सिकंदर जब यहाँ से जाता है तो अपना एक प्रतिनिधि बना के जाता है और सिल्यूकस राज्य को देखने का काम या युद्ध करने का काम करता है। साथ ही कार्नेलिया जो है वह सिल्यूकस की कन्या है और कार्नेलिया दोस्तों हमारे चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है, जो कि सिल्यूकस की कन्या रहती है। एलिस का नाम आया है, जो कि कार्नेलिया की सहेली है। अन्य पात्रों में हम देख लेते हैं फिलिप्स। फिलिप्स नाम जो है दोस्तों यह आया है, यह सिकंदर का सेनापति रहता है, फिलिप्स। उसके बाद आते हैं दांडायन। दांडायन एक महान दार्शनिक संत बताए गए हैं। उसके बाद है एनी सॉक्रेटिस। एनी सॉक्रेटिस जो रहता है वह सिकंदर का सहचर रहता है, सिकंदर का सेवक रहता है और एक यवन सैनिक है, एक ग्रीक सैनिक है। ओंटिगोनस। ओंटिगोनस का नाम यहाँ पे आया है, यह सेल्यूकस का प्रतिद्वंदी है,
अर्थात सेल्यूकस की जगह यह लेना चाहता है, सिकंदर का प्रतिनिधि बनना चाहता है। इसके बाद अन्य नाम हैं साइबर्तियस और मेगास्थनीज। ये जो हैं यवन दूत हैं, ग्रीक दूत हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने बहुत सारे पात्रों को देख लिया और आशा है आपको यह जानकारी हो गई होगी कि कौन क्या है। अगर आपको भूला भूला लग रहा है तो आप इसको फिर से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे चंद्रगुप्त नाटक के अंकवार कथासार की तरफ। तो जैसा कि हमने हमारे शॉर्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हमने शॉर्ट रूप से कथासार बताया था, इसमें हमने देखा था कि यह जो पूरा नाटक है दोस्तों, यह 4 अंकों में समाप्त होता है। पहले अंक में 11 दृश्य है, दूसरे अंक में 10 दृश्य है और तीसरे अंक में 9 दृश्य है। साथ ही चौथा अंक जो है वह बहुत बड़ा है, इसमें कुल 14 दृश्य है। इस तरह से इन 4 अंकों में अगर हम गिने तो इस नाटक में 44 दृश्य हैं। यह नाटक 44 दृश्यों में पूरा होता है, अर्थात बहुत ही बड़ा नाटक है। इस नाटक में गीतों की संख्या की बात करें तो 13 गीत हमें देखने को मिलते हैं। 13 गीत हमें देखने को मिलते हैं। अब चलिए देखते हैं दोस्तों प्रथम अंक, जिसमें आज हम इस वीडियो लेक्चर में प्रथम अंक को देखेंगे, जिसमें 11 दृश्य हैं। इन 11 दृश्यों को पूरा करेंगे, फिर आगे के अंकों को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम दृश्य में हम देखते हैं कि यह जो दृश्य है वह तक्षशिला, गांधार राज्य की राजधानी तक्षशिला की ओर दिखाती है, जहाँ पे एक गुरुकुल है और अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात चाणक्य वहाँ अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। अर्थात तक्षशिला में वे शिक्षा भी ग्रहण किए चाणक्य, और वहाँ अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं, पढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। दृश्य के आरंभ में चाणक्य और मालवगण के मुख्य जो रहते हैं, जिसका नाम है सिंहरण, अर्थात मालव का राजकुमार, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। सिंहरण जो रहता है दोस्तों, ये गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने आया रहता है और इन दोनों के बीच वार्तालाप होता है। इस वार्तालाप के मध्य सिंहरण जो है तक्षशिला में चल रहे उस षड्यंत्र की ओर संकेत करता है, जो भविष्य में संपूर्ण भारत के लिए भयानक सिद्ध हो सकता है। तो वे जो है सिंहरण हैं, वह तक्षशिला के जो युवराज है वह आंभिक की बात करता रहता है, क्योंकि जो तक्षशिला का युवराज आंभिक है वह दोस्तों सिकंदर से मिला हुआ रहता है और वह नंद वंश पर आक्रमण करवाकर वह जो है मगध को जीतना चाहता है, कुछ राज्य वह रखना चाहता है। तो उसी समय तक्षशिला का युवराज आंभिक अपनी बहन अलका के साथ वहां आ पहुंचता है और वार्तालाप के कुछ अंश को सुनकर उत्तेजित हो उठता है। तो वह गुस्सा हो जाता है सिंहरण के प्रति और आंभिक और सिंहरण में कटु विवाद होता है और आंभिक अपनी तलवार निकाल लेता है। जैसे ही आंभिक अपनी तलवार निकालता है, उसी समय चंद्रगुप्त वहां पहुंचकर आंभिक को सिंहरण पर आक्रमण करने से रोक देता है। अलका भी अपने भाई को समझाती है और चाणक्य की आज्ञा से अलका जो है आंभिक को वहां से ले जाती है। चाणक्य बाद में सिंहरण और चंद्रगुप्त को भी तक्षशिला छोड़ देने का आदेश देता है, क्योंकि तक्षशिला में रहना सिंहरण और चंद्रगुप्त के लिए हानिकारक था। बाद में अलका भी सिंहरण से तुरंत तक्षशिला छोड़कर चले जाने का आग्रह करती है।
दोस्तों यहाँ पे हम बता देते हैं, सिंहरण और अलका एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तक्षशिला गुरुकुल में नाटक के हमें 5 प्रमुख पात्रों के दर्शन इस तरह से पहले दृश्य में हो जाते हैं। पहला चाणक्य, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा सिंहरण, चौथा अलका और पांचवा आंभिक। इन पांचों की चारित्रिक विशेषताएं यहाँ संकेत में हमें मिल जाती है। पहले दृश्य में चाणक्य जो है चंद्रगुप्त और सिंहरण के साथ वार्तालाप करके राष्ट्र के ऊपर आने वाली भावी संकटकालीन स्थिति की ओर संकेत करता है। उस समय की राजनीतिक शिक्षा संबंधी एवं राजनीति में स्त्रियों की स्थिति के विषय में भी हमें इन बातों को पढ़ने से आभास मिलता है। इसी दृश्य में ब्राह्मणत्व पर गर्व करने वाले चाणक्य की राजनैतिक दूरदर्शिता, उद्देश्य एवं बुद्धि की कुशलता के भी दर्शन होते हैं। सिंहरण के ये वाक्य हैं कि शीघ्र भयानक विस्फोट होगा, आर्य जाति पतन के कगार पर खड़ी एक धक्के की राह देख रही है। विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है। गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा ही शिरोधार्य होती है, अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान से सुनी जाती है राजकुमार। इस तरह से सिंहरण के ये जो वाक्य हैं ये देश प्रेम को हम दर्शाते हैं और आर्य जाति के वीरत्व को दर्शा रहे हैं। वे कहते हैं, वीर हृदय मयूर से नाचे तब आओ देवी स्वागत। तो उस वीरता और धीरता, गंभीरता आदि के सूचक होने के साथ साथ उस समय के विद्यार्थियों का राजनीति में भाग लेने की स्थिति का भी आभास हो जाता है। वीर चंद्रगुप्त का कथन है कि प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता है। आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। तो इस तरह से चंद्रगुप्त के वाक्य देखने को मिलते हैं। उसका गौरव, आदर्श एवं आत्मसम्मान व आत्मविश्वास का द्योतक है। इसके साथ ही सिंहरण के प्रति अलका के प्रेम का आकर्षण, उसकी निष्कपटता और राष्ट्रीय भावना का संकेत भी मिलता है। आंभिक के शब्द को हम देख सकते हैं, बस बस दुर्धर्ष युवक, बता तेरा अभिप्राय क्या है, तुम सब कुचक्र में लिप्त हो, चुप रहो अलका, ऐसी बात नहीं है जो यूं ही उड़ा दी जाए। तो ये सभी बातें जो हैं आंभिक की उद्दंडता, दुर्विनीतता, देशद्रोह की भावना और अलका के विचारों से विषमता का द्योतक है। तो आंभिक जो कि तक्षशिला के राजकुमार हैं, जो देशद्रोही हैं, वे सिकंदर के साथ मिले हुए हैं। घटना रूप में सिंहरण और आंभिक के साथ झड़प, चाणक्य और आंभिक की बातचीत, चंद्रगुप्त का सिंहरण के प्रति मित्रता का व्यवहार और अलका और सिंहरण का स्निग्धता पूर्ण वार्तालाप इस पहले दृश्य की मुख्य घटनाएं हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों दूसरा दृश्य। दूसरे दृश्य में क्या होता है? दूसरे दृश्य में मगध सम्राट नंद के विलास कानन से आरंभ होता है। विलासी युवक युवतियों का दल वहाँ विचरण कर रहा है। राक्षस जो कि अमात्य है और सुवासिनी जो कि नर्तकी है, उस विलास कानन में आते हैं। सुवासिनी के गायन को सुनकर नंद उसे अपनी अभिनयशाला की रानी बनाता है, अर्थात मुख्य नर्तकी बना देता है और राक्षस को अपना अमात्य नियुक्त कर देता है। सुवासिनी राक्षस से कहती है कि वह उसकी अनुचरी ही बनी रहना चाहती है, अर्थात छोटी मोटी दासी ही बनकर रहना चाहती है, नंद के विलास का साधन नहीं बनना चाहती।
तो इस तरह से नंद की दृष्टि बुरी थी सुवासिनी के प्रति, इस कारण नंद उसे मुख्य नर्तकी बना देता है जिससे वह उसका शोषण कर सके। तो इस दृश्य में मगध सम्राट नंद के विलास कानन का दृश्य उपस्थित किया गया है। विलासी नंद वसंत उत्सव पर अपनी विलासी प्रवृत्ति का नग्न चित्र उपस्थित करता है। मदिरा पान की अधिकता एवं राग रंग की बहुतायत से ऐसा प्रतीत होता है मानो मगध का प्रख्यात शासक नंद पूर्ण रूप से आमोद प्रमोद एवं विलास के पंख अर्थात कीचड़ में डूबा हुआ है, और यह जो है उसके विनाश की पूर्व सूचना ही है। इसी दृश्य में हमें कला कुशल संगीत प्रेमी राक्षस की कुलीनता अच्छाई का भी परिचय होता है और वह अमात्य पद के लिए चुन लिया जाता है। सुवासिनी असहाय होकर नृत्य संगीत को अपने निर्वाह के लिए चुनकर नंद के आश्रय में रहने लगती है और राक्षस के प्रति उसके प्रेम का सूत्रपात यही होता है। तो इस तरह से राक्षस और सुवासिनी दोनों के प्रेम का उद्घाटन होता है। सम्राट नंद के वाक्य को हम देख सकते हैं, तुम सुंदरी हो परंतु तुम्हारे यौवन का विभ्रम अभी संकोच की अर्गला से जकड़ा हुआ है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम सुंदरी हो लेकिन तुम्हारे यौवन को लेकर अभी तुम्हें भ्रम है, अर्थात तुम्हारा जो शरीर है कितना बहुमूल्य है यह तुम नहीं जानती। तुम्हारा जो यौवन है वह बहुत ही बहुमूल्य है और तुम संकोच की जंजीर से जकड़ी हुई हो। वे आगे कहता है, मैं ब्रह्मशस्त्र से अधिक इन सुंदरियों की कुटिल कटाक्षों पे मरता हूँ। मेरी मगध की नागरिकाओं का शासन मेरे ऊपर है। तो ये जो वाक्य है दोस्तों, नंद की विलासिता एवं उसके पतन उन्मुख चरित्र की सीमा है और यह नाश का पूर्व संकेत है। तृतीय दृश्य में देखते हैं दोस्तों, चाणक्य पाटलिपुत्र अर्थात पटना नगर में अपने पिता और उनकी झोपड़ी को खोजता दिखाई देता है। एक नागरिक से उसे ज्ञात होता है कि नंद ने उसके पिता की वृत्ति छीनकर उन्हें नगर से निष्कासित कर दिया था, और वहीं नागरिक बताता है कि नंद ने शकटार जो कि पूर्व मंत्री था और जो चाणक्य है उसके पिता का मित्र जो था शकटार, उसको परिवार सहित कारागार में डाल दिया था और वहीं उन सब की भूख प्यास से तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। ऐसी सूचना नागरिक द्वारा चाणक्य को मिलती है। तो यह सुनकर चाणक्य दुख और क्षोभ से भर जाता है और वह दृढ़ निश्चय करता है। राज्य को उलट देने का उसका आवेश एवं उदासीन होकर जीवन व्यतीत करने का निश्चय, ये दोनों प्रवृत्तियाँ उसके मानसिक द्वंद्व की सूचक है। शैशवकाल बचपन की स्मृति चाणक्य की हार्दिक भावना का संकेत देती है। वे उसके घरों को पशु की खोह कर पशुओं का घर कहकर उसका मजाक उड़ाना, बौद्ध धर्म का अनुयायी नंद को ब्राह्मण की जाति के प्रति उसकी उपेक्षा की प्रवृत्ति चाणक्य के हृदय में विरोध और प्रतिकार अर्थात बदले की भावना का बीजारोपण करती है। तो इस तरह से तीसरा दृश्य चाणक्य के बारे में ही दिखाया गया है। चतुर्थ दृश्य में देखते हैं दोस्तों, कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन के रास्ते में पथ में राक्षस और सुवासिनी मिलते हैं और अपने जीवन के मधुमय भविष्य की रूपरेखा एक दूसरे के समक्ष रखते हैं।
सुवासिनी जो है अपना अविचल प्रेम राक्षस के प्रति प्रकट करती है, लेकिन राक्षस पहले तो नंद और सुवासिनी के बीच का रोड़ा बनने में राजकोप का अनुभव करके भयभीत होता है, लेकिन बाद में प्रेम की बलि वेदी पर मर मिटने के लिए दृढ़ निश्चयी होकर सुवासिनी के कथन अनुसार ही वह बौद्ध मत का समर्थक बनने को तत्पर हो जाता है, तैयार हो जाता है। तभी राजकुमारी कल्याणी अपनी सखी नीला के साथ उस कुसुमपुर के उपवन में आती है, जो उसे तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों अर्थात गुरुकुल से अध्ययन करके, विद्या अध्ययन करके जो लौटते उन्हें स्नातक बोला गया है। तो कल्याणी को, राजकुमारी कल्याणी को नीला से, तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की सूचना मिलती है। साथ ही नंद की क्रूर और विलासिनी प्रवृत्ति का संकेत भी नंद की पुत्री कल्याणी को मिलता है। उसी उपवन अर्थात उद्यान में दो ब्रह्मचारी प्रवेश करते हैं और उनके वार्तालाप भी मगध राज नंद की अत्याचारी प्रवृत्ति और विलासिता की ही पुष्टि करते हैं। साथ ही वो जो दो ब्रह्मचारी रहते हैं वे यह चर्चा कर रहे हैं कि स्वतंत्र गणतंत्रों में प्रजा की खुशहाली कैसी है, प्रजा बहुत खुश है, उसका संकेत देते हैं। इसी दृश्य में चंद्रगुप्त मगध की राजकुमारी कल्याणी की एक चीते से रक्षा करके उसे अपना कृतज्ञ और अनुरक्त बना लेता है, अर्थात कल्याणी के मन में चंद्रगुप्त के प्रति श्रृंगारिक भाव, प्रेम भाव जागृत हो जाता है। पंचम दृश्य में देखते हैं दोस्तों, इस दृश्य का स्थान मगध में नंद की राजसभा है। अमात्य अर्थात मंत्री राक्षस के साथ साथ नंद को तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों के शिक्षा पूर्ण करने की सूचना मिलती है। अर्थात अमात्य बताता है कि चाणक्य के साथ साथ स्नातक लोग भी आए हैं यहाँ मगध साम्राज्य में, अपने साम्राज्य में लौटे हैं। वरिष्ठ मंत्री वररुचि की तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रति सम्मान पूर्ण भावना प्रकट होती है। उसी सभा में चाणक्य का प्रवेश होता है, जो राज्य को आने वाले संकट की चेतावनी देता है कि सिकंदर द्वारा आक्रमण होना है। चाणक्य ब्राह्मण धर्म की पुष्टि करता हुआ बौद्ध धर्म की शिक्षा और मानव व्यवहार को राष्ट्र रक्षा के लिए अधूरी बताता है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वह हिंसा का सहारा नहीं लेता, हिंसा नहीं करता, जिसके कारण वे इसको व्यवहारिक नहीं मानते हैं, राष्ट्र शिक्षा अधूरी बताता है। और चाणक्य यह भी बताता है कि उसने तक्षशिला विद्यालय में अध्यापक का कार्य करके मगध राज्य का सम्मान बढ़ाया है। क्योंकि चाणक्य मगध से ही रहता है, चंद्रगुप्त भी मगध से ही रहता है, तो इसी समय वह अपने साहस और दूरदर्शिता से नंद को बतलाता है कि आने वाले यवन अर्थात ग्रीक आक्रमण में मगध को पर्वतेश्वर अर्थात पुरु नरेश, पर्वतेश्वर जो होता है दोस्तों, तो दोस्तों जो चाणक्य है वह वररुचि और राक्षस की बात नहीं मानता है, वह उनके काम को करने से इनकार कर देता है। पुनः वररुचि के साथ उसका हल्का सा विवाद होता है और वह व्याकरण होने से अधिक जीवन में कर्मठ होना पसंद करता है। इसी समय चंद्रगुप्त वहाँ पहुँच जाता है और बंदी गृह में पहुंचकर बलपूर्वक चाणक्य को बंदी गृह से छुड़ाकर ले जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अष्टम दृश्य में बताया गया है अलका जो है स्थान गांधार नरेश का प्रकोष्ठ, और यहाँ पे गांधार नरेश
का जो प्रकोष्ठ है, जो राज्य है, जो भवन है, वहाँ पे दिखाया गया है इस चित्र को। राजा है, गांधार नरेश है, अलका है और उसका भाई आम्भिक, ये तीनों ही मंच पर आते हैं और अपनी मनोवृत्ति की झलक दिखाते हैं। अलका बंदी रूप में राजा अर्थात अपने पिता से न्याय कराने के लिए आती है। वह कहती है कि मैं अपराधिनी हूँ, दंड मिलना चाहिए। अंत में अलका राष्ट्र प्रेम की चिंगारी की अभिव्यक्ति करती हुई और अपने भाई को कुलद्रोही बताती हुई राष्ट्र रक्षा के लिए पिता से आज्ञा मांगकर घर बार छोड़कर चल देती है। तो गांधार नरेश अलका को छोड़ देता है और अलका घर छोड़कर, राज्य छोड़कर चली जाती है। गांधार नरेश भी पुत्र आम्भिक को सारा राजकाज सौंपकर पुत्री की खोज करने निकल जाता है। अब यहाँ पे गांधार का जो नरेश हो गया वो हो गया आम्भिक। इसके बाद नवम दृश्य में आते हैं। नवम दृश्य में इस दृश्य का स्थान पर्वतेश्वर की राजसभा है। इसमें केवल चाणक्य और पर्वतेश्वर का वार्तालाप ही है। चाणक्य बड़े बुद्धि कौशल से पर्वतेश्वर के पास जाकर उसको बता देता है कि आने वाली विपत्ति संपूर्ण आर्यावर्त के लिए हानिकारक है, अर्थात अगर वो तुम्हारे राज्य को जीत गया तो पूरे भारत को जीत सकता है और कुमार चंद्रगुप्त शुद्ध क्षत्रिय रक्त का है, चंद्रगुप्त का साथ देना चाहिए तुम्हें। तो आर्य क्रियाओं के लोप हो जाने से ही पिप्पली कानन के मौर्यों को वृषलत्व मिला है, यह बात वह कह देता है। और उसे यह भी विश्वास है कि ब्राह्मण में व्यक्ति को देखकर उसके संस्कार करने की क्षमता है, अर्थात व्यक्ति को देखकर वह उसका अनुमान लगा देता है कि वह कितना पराक्रमी है कि नहीं। तो यह जो बात है वह पर्वतेश्वर को चुभ जाती है कि पर्वतेश्वर से ज़्यादा वह चंद्रगुप्त की बड़ाई कर रहा है। तो चाणक्य पर्वतेश्वर की सभा में पहुंचकर उससे मगध में विद्रोह कराने के लिए सहायता मांगता है और पर्वतेश्वर एक प्रकार से उसका अपमान करता है और उस अपमान से चाणक्य क्षुभित होकर वहाँ से चला जाता है। तो चाणक्य की उद्धत बातों से उद्दीप्त होकर पर्वतेश्वर चाणक्य को अपनी राज्य सीमा से निकल जाने को कह देता है। अब आते हैं दशम दृश्य में। दशम दृश्य में दोस्तों कानन पथ को दिखाया गया है और प्रारंभ में अलका और सेल्यूकस की भेंट होती है। सेल्यूकस जो है वह सिकंदर का प्रतिनिधि है। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं, इस कथन में अलका की स्वदेश भक्ति टपक रही है। सेल्यूकस द्वारा निकट गई कहे जाने पर उसकी वासनात्मक प्रवृत्ति की सूचना मिलती है। पुनः चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश कानन पथ में होता है और अलका और सेल्यूकस की भेंट होती है। प्यास से व्याकुल और मूर्छित चंद्रगुप्त की एक व्याघ्र से रक्षा करके सेल्यूकस उसे अपना कृतज्ञ बनाकर अपने यहाँ आमंत्रित करता है, अर्थात सेल्यूकस चंद्रगुप्त की जान बचाता है बाघ से। चाणक्य और चंद्रगुप्त जो है वह उसके अर्थात सेल्यूकस के शिविर में कभी आने का वचन देते हैं। इन दोनों को सेल्यूकस के साथ प्रेम पूर्वक बातें करते देखकर अलका इन दोनों पर संदेह करने लगती है और महात्मा दांडायन के आश्रम में चली जाती है। अलका को शक हो जाता है कि ये चाणक्य और चंद्रगुप्त इनसे क्यों मिल गए हैं, मीठी मीठी बातें क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह से यह दृश्य समाप्त हो जाता है। अब हम इस अंक के आखिरी दृश्य पर आते हैं। एकादश दृश्य में दोस्तों यह इस अंक का अंतिम दृश्य है और स्थान है सिंधु तट पर महात्मा दांडायन का आश्रम। भारतीय महान दार्शनिक दांडायन अपनी कुटिया के आगे बैठे हुए प्रकृति से बातें करते हैं। महात्मा दांडायन के आश्रम में चाणक्य,
चंद्रगुप्त, अलका, सिकंदर और सेल्यूकस आदि एकत्र होते हैं। सिकंदर जो है चंद्रगुप्त का परिचय प्राप्त करता है, उसे चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। फिर जैसे ही सिकंदर अपनी भारत विजय की आकांक्षा को व्यक्त करता है, महात्मा दंडायन उसे सावधान करते हुए चंद्रगुप्त की ओर संकेत करके कहते हैं कि यह भारत का भावी सम्राट बैठा हुआ है। और यह सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं कि चंद्रगुप्त किस तरह से सम्राट बन सकता है। तो इस प्रकार इस अंक में गांधार से लेकर मगध तक की राजनीतिक परिस्थिति पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है। तभी अलका, चंद्रगुप्त और चाणक्य का प्रवेश होता है। अलका अपनी शंका प्रकट करती है, चंद्रगुप्त जो कहता है कृतज्ञता का बंधन अमोघ होता है। तो यह कहकर अलका की शंका चंद्रगुप्त दूर कर देता है और पुनः सिकंदर के साथ सेल्यूकस, कार्नेलिया और एनी सोक्रेटिस का प्रवेश दंडायन आश्रम में होता है। उसके साथ हुए वार्तालाप से भी महात्मा दंडायन की साहसी एवं निडर प्रवृत्ति की सूचना मिलती है। चंद्रगुप्त को देखकर तेजस्वी युवक सिकंदर के लिए स्वाभाविक ही है, यह बात दंडायन कहता है। अंत में दंडायन भारत के भावी सम्राट के विषय में भविष्यवाणी करते हैं और यह दृश्य समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक को देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूसरे अंक को हम देखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।